नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ बात होगी और जीवन से जुड़ी खबरों से भी। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। संसद का बजट सत्र शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई दर्ज। वित्त वर्ष 23 में औसतन 6.7% के बाद वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर रही 5.4%। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मीडिया को संबोधित। कहा, कल पेश होने वाला बजट 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की रखेगा नींव। नकारात्मक राजनीति पर विपक्ष पर भी जमकर बरसे पीएम। राजनीतिक दलों को अगले 5 साल तक देश के लिए मिलकर लड़ने का किया आग्रह। लोकसभा में नीट यूजी परीक्षा मामले पर विपक्ष का हंगामा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, मामले पर सरकार का रवैया पारदर्शी और निष्पक्ष। पूरे विरोध को बताया राजनीति से प्रेरित। नीट यूजी पेपर दोबारा कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में एनटीए ने की गलती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद सुनवाई आगे बढ़ाई। उच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में है मामला लंबित, 30 तारीख को हो सकती है अगली सुनवाई। सावन का पहला सोमवार आज देश भर के मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। सबसे पहले बात यहां पर कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2024 उन्होंने पेश किया। यह सर्वेक्षण भारत के आर्थिक प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और रोजगार शामिल हैं। वित्त मंत्री कल बजट पेश करेंगे। तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार अच्छी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 जिसको लोकसभा के पटल पर रखा गया, वर्ष 2024 में। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. और भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2024 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार अच्छी रहेगी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2024 की 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही है। सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर और निजी निवेश में निरंतर गति ने पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा दिया है। 2023 और 24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। आगे चलकर बेहतर कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट से निजी निवेश को और मजबूती मिलेगी। आवासीय रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक रुझान ये संकेत देते हैं कि घरेलू क्षेत्र में पूंजी निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। वैश्विक संकटों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मॉनसून की अनिश्चितताओं से उत्पन्न मुद्रास्फीति दबावों को प्रशासनिक और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं द्वारा कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया है। परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 23 में औसतन 6.7% के बाद वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.4% रह गई है। विस्तारित सार्वजनिक निवेश के बावजूद सामान्य सरकार के राजकोषीय संतुलन में
उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। प्रक्रियागत सुधारों, व्यय में नियंत्रण और बढ़ते डिजिटलीकरण से प्रेरित कर अनुपालन लाभ ने भारत को ये सही संतुलन प्राप्त करने में मदद की है। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की मांग में कमी के कारण बाहरी संतुलन पर दबाव पड़ा है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात ने इसे काफी हद तक संतुलित कर दिया है। परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 24 के दौरान सीएडी सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% के घाटे से बेहतर है। महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और इसका व्यवस्थित ढंग से विस्तार भी हुआ है। वित्त वर्ष 24 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20% अधिक थी। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे केवल कुछ ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हासिल कर पाई हैं। वित्त वर्ष 25 में भी मजबूत वृद्धि जारी रहने की संभावना अच्छी दिख रही है, जो भू राजनीतिक, वित्तीय बाजार और जलवायु जोखिमों पर निर्भर करेंगी। तो लोकसभा के पटल पर रखा गया आर्थिक सर्वेक्षण और अजय मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर अजय, साफ तौर पर जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, एक हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है उसकी पूरी तस्वीर यहां पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो अहम बिंदु यहां पर रखे गए, अर्थव्यवस्था जो महामारी के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था में जिस तरह की गति कायम रही और उसके और विस्तार होने की यहां पर उम्मीद जताई गई है इस आर्थिक सर्वेक्षण में, क्या कुछ और हाई पॉइंट्स रहे इसके? बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड महामारी के बाद जैसे ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सी अर्थव्यवस्था कर रही है। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि 2023-24 में भारत दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहा। 8.2% की जो रफ्तार भारत ने दिखाई है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज भारत के अर्थव्यवस्था को अनुमान लेकर के जो अनुमान उन्होंने लगाए थे उसमें 7 और 7.5% का जो दायरा था वही था। 8% तक तो किसी ने बात भी नहीं की थी। लेकिन अब ये आर्थिक सर्वेक्षण जो कि सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और सबसे ऑथेंटिक आईना होता है भारत सरकार की आर्थिक स्थिति का, ये स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि पिछले 3 क्वार्टर्स में, पिछले साल के 3 क्वार्टर्स में हमने लगातार 8% से ज्यादा की जो वृद्धि दर है वो हासिल की, जो कभी चाइना के बारे में बोला जाता था। और पूरे साल की अगर हम बात करें तो 8.2%, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, ये तो ग्रोथ रेट की बात रही कि पूरी दुनिया में हमने सबसे तेज रफ्तार से वृद्धि की, जो कि एक शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। लेकिन हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है महंगाई की दर, क्योंकि अगर ग्रोथ हो और अगर उसके साथ महंगाई भी आती है और आम आदमी पर उसका नकारात्मक असर पड़ता है तो उस ग्रोथ का कोई खास मायने नहीं रह जाता। फिर आप उसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं या फिर इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ कहते हैं। इस पे भी एक बड़ी अच्छी खबर जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश करता है कि 6.7% की 2023 में जो महंगाई दर थी वो घट करके 5.4% आ गई। यानी कोविड के बाद में जो हमने मौद्रिक नीति के मोर्चे पर कदम उठाए, जो हमने वित्तीय नीतियों के मोर्चे पर कदम उठाया, उसका असर इन्फ्लेशन में कमी और ग्रोथ में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दिया। बाकी अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो वहां पर स्थायित्व नजर आता है। सबसे बड़ी बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तमाम मुश्किलों के बावजूद अगर आप आर्थिक तौर पर स्थिर रहते हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत बने रहते हैं, तो वो एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर होता है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण वही सुनहरी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। बिल्कुल अजय, यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद जो देश की इकोनॉमी है उसकी स्थिति यहाँ पर अच्छी बताई जा रही है। ऐसे में मेंटल हेल्थ और कृषि और इस पर हेल्थ पर फोकस बढ़ाने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। किस तरह से वो देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बताते बताते जिस तरह के फ्यूचर को लेकर एक राह दिखाता भी नजर आ रहा है आर्थिक सर्वेक्षण? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है न केवल पिछले साल के या पिछले वित्तीय वर्ष के जो आर्थिक आंकड़े हैं उसको दिखाता है, बल्कि एक आउटलुक भी देता है, यानी आगे क्या होने वाला है। स्पष्ट तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण का यह मानना है कि 8% की दर तो चलिए हमने एक साल में दिखाई, लेकिन लंबी अवधि में, मीडियम टर्म में हम 7% की दर से ग्रोथ कर सकते हैं। ये उम्मीद इसलिए दिखाई है क्योंकि सर्वेक्षण का कहना है कि अगर निजी क्षेत्र परफॉर्म करता है,
हमारे यहाँ भी अगर स्थिरता बनी रहती है, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और सरकारी क्षेत्र, ये तीनों ही अगर एक साथ काम करते हैं, जिसमें कि राज्य सरकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, तो केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां, साथ ही साथ राज्य सरकार की आर्थिक नीतियां और निजी क्षेत्र, ये जो तीनों पहिए अर्थव्यवस्था के एक साथ कदमताल करते हुए नजर आएंगे, मजबूती के साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे, तो हम लंबे समय तक 7% की दर से विकास कर सकते हैं। ये आंकड़ा इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं समझता हूं जया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2047 तक अगर आपको विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो आपको ऑन एन एवरेज 7 से 7.5% की दर से विकास करना होगा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण यह भी कहता है कि राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ सामाजिक स्थिरता बहुत ही जरूरी है और राज्य सरकारों के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है वो भी केंद्र सरकार के साथ कदमताल करेगा, तभी जो आपने जिक्र किया कि कृषि क्षेत्र जो कि राज्यों का विषय है, जो आपने जिक्र किया कि सामाजिक क्षेत्र जो कि राज्यों का विषय है, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन प्रमुखता से आते हैं, तो जब तक राज्यों की भागीदारी नहीं होगी देश विकास नहीं करेगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो तीनों पहिए हैं मजबूती के साथ एक साथ आगे आने चाहिए और तभी हम विकसित भारत की जो हमारा लक्ष्य है, जो परिकल्पना है, उसको हम साकार कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन यहाँ पर इस आर्थिक सर्वेक्षण में रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर भी यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा कि अगर हम बात करें तो अगर मॉनसून सही सामान्य रहता है, अगर और चुनौतियाँ नहीं आती तो उसमें भी कमी की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो अभी मुश्किल आ रही है जया, वो है फूड इन्फ्लेशन के मोर्चे पर, क्योंकि जो सीजनल इम्पैक्ट है मॉनसून का और जो सप्लाई में कमी आती है उसकी वजह से, खास तौर पर जो सब्जियां और फल की कीमतें होती हैं उसकी वजह से अलग अलग राज्यों में स्पाइक होता है। तो एक आंकड़ा भी दिया उन्होंने कि 29 राज्यों में से, एग्जैक्ट मैं आंकड़ा नहीं बता पा रहा हूं, मेरे ख्याल से 20 या 24 राज्य ऐसे हैं जहां पर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नीचे घटा है, लेकिन कुछ राज्यों में ये अभी भी ऊपर बना हुआ है। आगे जाते हुए जो परफॉर्मेंस बताई जा रही है बैंकिंग सेक्टर की, जो परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है कि जो एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर हमें बेहतर जो रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर देखिए पिछले 9 साल में डबल एक्सपोर्ट कर चुका है। पिछले साल हम तमाम मुश्किलों के बावजूद 5% की वृद्धि के साथ एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड हमने बनाया। ये जो सारे तमाम रिजर्व, अगर आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व भारत में जोड़ा पिछले साल, $68 बिलियन का। एफपीआई इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हुआ भारत में। एफडीआई, ये स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है जया, वो इमर्जिंग इकोनॉमी में सबसे बेहतर नजर आया अगर हम भारत की बात करें। और जीडीपी और कैपिटल मार्केट के कैपिटलाइजेशन का रेशियो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, खासतौर पर ये जो संकेतक हैं, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर फूड इन्फ्लेशन एक हम टैकल कर पाते हैं तो फिर हम जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी है 6.5% रेपो रेट की, उसका असर हम अर्थव्यवस्था में जो नीचे जाती हुई इन्फ्लेशन रेट है उस पर हम देख सकते हैं। लेकिन अभी फूड इन्फ्लेशन पे काम करना बाकी है। बार बार कैविएट यही लगा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण कि आपको मॉनसून पर ध्यान देना होगा और खासतौर पर जो सप्लाई लेड इन्फ्लेशन है उस पर काफी काम करने की जरूरत है। और अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए गए और सप्लाई साइड में अगर हम काम किए गए तो इसमें बहुत ज्यादा संभावना है बेहतर करने की। बिल्कुल, तो और बेहतर संभावना यहाँ बनती नजर आ रही हैं। अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ अश्विनी महाजन इस वक्त जुड़ गए हैं, खास मेहमान एक्सपर्ट यहाँ पर। अश्विनी महाजन जी, जिस तरह से यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है और बड़े तौर पर, मोटे तौर पर देश की आर्थिक सेहत बेहद अच्छी इसमें बताई गई है, तमाम तथ्य इसमें दिए गए हैं, किस तरह से, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, जो ये आर्थिक सर्वेक्षण आज लोकसभा के पटल पर रखा गया? आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ ऐसा नहीं बताया जो पहले से मालूम नहीं था, क्योंकि काफी समय के बाद अब ये बजट आएगा, तो इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण भी थोड़ा देरी हुई है। इसलिए सारे आंकड़े पहले से आ चुके थे और उनको पुनरावृत्ति हुई है। और आज ये एक कॉन्फिडेंस अपने देश में आ रहा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% पक्का रहने वाला इस बार हो गया है। और अगले साल के लिए जो आकलन बार बार दूसरे तरीके अन्य लोग बता रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो आंकड़े हैं उससे ज्यादा इस बार का आकलन किया गया है 7.2% के लिए 2024-25 के लिए। इसका कारण है कि हमारे देश में सभी प्रकार के जो फंडामेंटल्स हैं वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो फिस्कल डेफिसिट की बात हो, हमने 5.9% फिस्कल डेफिसिट परिकलित किया था और इस बार बजट में ये सामने आ जाएगा
वो 5.6% से ज्यादा नहीं रहने वाला है। अगले साल के लिए ये 5.1% है और उससे अगले साल के लिए 4.5% की बात इस इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है। और अच्छी बात यह है कि जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट से जूझ रहे थे लंबे समय तक, जिसके कारण हमारे रुपए पर दबाव भी बन रहा था, आज करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील हो रहा है। और पिछले साल के लिए यानी 2023-24 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जो पिछले सालों की तुलना में कहीं 2-3% हुआ करता था, अभी 0.7% रह गया है। तो यानी कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, वो चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो निजी निवेश हो, सभी मोर्चों पर यह जो हमारा कुल मिलाकर के फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, वो बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। अश्विनी जी, जिस तरह से ये भी जिक्र किया गया कि महामारी के बाद भी जो ग्रोथ है भारतीय अर्थव्यवस्था की कायम रही, कोविड काल के बाद भी करीबन 20% जो रियल जीडीपी है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई दी, उसको किस तरह से देखते हैं? जो वैश्विक चुनौतियां इस वक्त सामने हैं और जिस तरह की तमाम चुनौतियों से इस वक्त विश्व के बाकी देश उसका सामना कर रहे हैं। आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल कट के आ रही है जी। हम बात करेंगे कि अश्विनी जी को हमारी आवाज थोड़ी कट के मिल रही है, उस पे यहाँ पर उसको ठीक कराई जाए। फिलहाल हमारे साथ अजय मिश्रा बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से प्राइवेट कैपिटल मार्केट का यहाँ पर जिक्र किया कि कैसे प्राइवेट जो कैपिटल मार्केट है उसने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला, किस तरह से जो पूंजी जुटाई गई प्राइवेट कैपिटल मार्केट के जरिए, वो किस तरह से आपको लगता है कि भारतीय शेयर बाजार को उससे मदद मिली? मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब जो $5 ट्रिलियन है उसको पार कर गया। उससे पहले $4 ट्रिलियन का स्तर पार किया था। प्राइमरी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जीडीपी का अगर हम अनुपात देखें तो वो पूरी दुनिया में 5वें सबसे बड़े स्थान पर आ गया है। तो ये जो लगातार इन्वेस्टमेंट दिख रहा है वो इन्वेस्टमेंट किसी भी अर्थव्यवस्था में तभी आता है जब आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता दिखाई दे। और जिस तरह से अश्विनी महाजन जी कह रहे थे कि वित्तीय अनुशासन एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है हमारी इकोनॉमी का और फिस्कल डेफिसिट को हमने काबू में रखा है, बावजूद इसके कि जो महामारी जैसी 100 साल में एक बार आने वाली त्रासदी का सामना भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया। लेकिन जिस तरह से नीतियां और मौद्रिक तौर पर मौद्रिक नीतियां और जो वित्तीय नीतियां हैं उनको एक साथ हमने अडॉप्ट किया और उसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमने काबू में रखा। इस साल का फिस्कल डेफिसिट 5.1% का लक्ष्य रखा गया है। जो अभी आरबीआई ने डिविडेंड घोषित किया है 2.1 लाख करोड़ रुपए का, एक बहुत बड़ा बोनस है सरकार के लिए। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, माफ कीजिएगा, जो डायरेक्ट टैक्स है जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी एक बड़ा हिस्सा है, डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 23% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी जो सबसे बड़ा उसमें हिस्सा रखता है, उसमें पिछले 3 महीनों में बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस हुई है, 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि आगे जाते हुए जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5% के आसपास रह सकता है। और यही वो आंकड़ा होता है जो बजट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। वही आंकड़ा होता है जिसके आधार पर वित्तीय स्थिरता तय की जाती है। यही वो आंकड़ा होता है जिससे ब्याज दरें तय होती हैं। और ये सब कुछ पॉजिटिव होने की वजह से आपके देश में एफपीआई इन्वेस्टमेंट आया, जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी जिसकी बात लगातार पूरी दुनिया अब ये कहने लगी है कि उसका फायदा भारत उठा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ने स्पष्ट तौर पर ये सुझाव दिया है कि चाइना से होने वाले इंपोर्ट में हमें कमी करनी चाहिए, लेकिन चाइना से एफडीआई को वेलकम करना चाहिए। तो सीधे तौर पर अगर एफडीआई आएगा तो चाइना उसमें शायद कुछ एफडीआई के साथ साथ तकनीक भी ला सकता है, लेकिन वहां से इंपोर्टेड गुड्स को लाना वो हमारे लिए कोई अच्छी रणनीति नहीं है। और इसलिए अगर चाइना +1 को हमें बढ़ावा देना है तो चाइना से एफडीआई को भी हमें बढ़ावा देना होगा। इकोनॉमिक सर्वे इस बात की सिफारिश करता है। अब क्या नीतियां बनती हैं ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन चाइना +1 के संदर्भ में ये कहा गया। एक्सपोर्ट्स में हम बेहतर कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही एक्सपोर्ट्स में हमने बेहतर किया है। आईटी सर्विसेज और आईटी लेड सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स है वो बेहतर हो रहा है। सीएडी जो चालू खाता घाटा जो बता रहे थे अश्विनी जी की 0.7% पे आया है जीडीपी के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अब शायद हम सरप्लस की ओर जाए।
तो रुपए पर जो दबाव है, जो स्थिरता, तो जो अगर एक कॉइन, एक वर्ड अगर देखा जाए सबसे सेंट्रल और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड नजर आता है इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में, वो है स्टेबिलिटी। चाहे वो रुपए के स्थिर में संदर्भ में हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट के संदर्भ में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में हो, या फिर आपके स्टेलर ग्रोथ परफॉर्मेंस के संदर्भ में हो, ये स्थिरता जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अर्थव्यवस्था के लिए। यही सभी को पसंद आती है, निवेशकों को भी पसंद आती है, और जो निजी क्षेत्र हैं जो एक्सपेंशन के लिए अपनी लॉन्ग टर्म की योजनाएं बना रहे हैं, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का स्थिरता पर फोकस करना और एक अच्छा आउटलुक रखना काफी इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर आगे जाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज के लिए भारत की अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर भी आर्थिक सर्वेक्षण ने अलग से चैप्टर रखा है। बिल्कुल, और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में यहाँ पर अजय रोजगार की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुश्किलें बनी हुई हैं, उसके चलते कैपिटल फ्लो पर यहाँ पर असर साफ नजर आएगा। ऐसे में अगर हम IT सेक्टर की बात करें या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो उस पर किस तरह से रोजगार सृजन को लेकर भी यहाँ पर राह दिखाते नजर आए हैं। जय जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। बिल्कुल, अजय आपको मेरी आवाज मिल रही है? अजय को मेरी यहाँ पे आवाज नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की यहाँ पर बात हो रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की है कि जिस तरह की स्टेबिलिटी, शायद स्टूडियो से कनेक्शन कट गया है, जिस तरह की स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, जिस तरह की स्थायी दिखाया दिया है, कैसे आर्थिक सर्वेक्षण में यहाँ पर जो 6.5 से 7% की दर तक विकास दर रहने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। और साथ ही जो इस वक्त चुनौतियां हम देख रहे हैं, वैश्विक चुनौतियां, उस लिहाज से यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था का इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ रही हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बीते साल के साथ साथ, क्या कुछ अनुमान है और आने वाले भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, इस पे भी बहुत ही तथ्य के साथ यहाँ पर विस्तार से बात कही गई है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए मिड डे प्राइम में, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। लोकसभा में नीट को लेकर चर्चा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। There is no evidence of paper leak in last 7 years. Every number. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA,
more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में अमूलचूल परिवर्तन से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 2010 में कांग्रेस की सरकार इसका बिल लाई थी, लेकिन आज राजनीतिक कारणों से इसका विरोध किया जा रहा है। First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first this examination was conducted by CBSE. Subsequently the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, all India pattern examination is very successfully on. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है, सिर्फ पटना में एक मामला सामने आया है और बिहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। Regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is a incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is even hiding, nothing. Everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action on that. नीट पर शिक्षा मंत्री का लोकसभा में जवाब, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला और यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सब कुछ सामने आ जाएगा। साथ ही पटना के आसपास के 1-2 केंद्रों की सीबीआई जांच कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। और इससे पहले आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सकारात्मक होने की कामना की। उन्होंने देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए कल पेश होने वाले बजट को अमृतकाल का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत करने वाला होगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट
और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर उन्हें निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का आदेश दिया, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपरा में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा के लिए है। हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। तो यहां पर जिस तरह से विपक्ष का नकारात्मक रवैया रहा है, उस पर बहुत ही कड़े स्वरों में यहां पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं ऋषि। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा प्रधानमंत्री ने कि संसद में चर्चा के लिए है, देश के लिए है। जिस तरह के पहले सत्र में विपक्ष का रवैया रहा था, वही रवैया, वही तस्वीरें इस वक्त भी हमें आज सदन की शुरुआत के बाद नजर आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री का संबोधन रहा उस पर। जहां तक आज के पहले दिन की अगर हम देखें तो शुरुआत में जिस तरीके से विपक्ष ने जो रणनीति अपनाई थी, खासतौर से उसको उन्होंने अपने रणनीति को आगे बढ़ाया और कम से कम लोकसभा में उन्होंने उन मुद्दों के जरिए हंगामा करने की कोशिश की जिनको वो पहले से ही चिन्हित कर चुके थे। यहाँ पर सरकार ने भी साफ कर दिया कि अगर नीट का मसला कोई है तो उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसमें तमाम कार्रवाइयों के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरा का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो ऐसे में सदन में उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात यह कि एक और मसला जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले उठाया कि विपक्ष की नकारात्मकता को उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि विपक्ष को सकारात्मक तरीके से अपने विरोधी स्वर पर रखना चाहिए, ना कि सोच समझने की जो क्षमता समाप्त होने की जो नकारात्मकता है उस रूप में आगे बढ़ें। उन्होंने साफ कहा कि पिछले सत्र के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने अपना रवैया अपनाया है उससे उन्हें बचना चाहिए और प्रत्येक सांसद जो कि चुनाव जीतने के बाद सदन में आते हैं उन्हें देश की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं, उन्हें उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, लेकिन इस बात का साफ संकेत दिया कि ये जो कल बजट आने वाला है उसकी क्या भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत की संकल्पना के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें ये जो बजट है जो कल आएगा वो एक आधार
प्रदान करने वाला बजट साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, राज्यसभा में तमाम कार्यवाहियों के तहत प्रश्नकाल के दौरान वहाँ पर कामकाज सुचारू रूप से चला, तमाम प्रश्नों के जवाब दिए गए और वहीं पर शून्यकाल भी वहाँ पर शांतिपूर्वक चला। हालांकि बीच बीच में टोका टिप्पणी जरूर हुई, लेकिन सभापति ने कहा कि आप नियमों के तहत चलेंगे तो आपको सभी अवसर मिलेंगे अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी बात रखने का। साथ ही साथ राज्यसभा में नियम 267 के तहत उन्होंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के जो 7 नोटिस थे, सभापति ने उसे खारिज करते हुए कहा कि नियमों के तहत उनको नहीं सदन में लाया गया है। बिल्कुल, एक बार फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ पर विपक्ष से आग्रह किया कि संसद को चलने दे और बातचीत करे, चर्चा करे किसी भी मुद्दे पर। लेकिन नीट का मामला यहाँ पर उठा। नीट को लेकर सरकार लगातार अपनी बात साफ कर रही है, पारदर्शिता से रख रही है, शिक्षा मंत्री भी रख रहे हैं, फिर भी विपक्ष का जिस तरह से रवैया रहा, नीट को लेकर एक बार फिर यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ रखा सदन के साथ? देखिए, नीट को लेकर जो पूरा का पूरा मसला है, जैसे कि मैंने बताया, शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि इस मसले में सरकार पूरी तरीके से सजग है और कड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार इसमें कार्रवाई भी हो रही है और ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो इसमें सभी पक्षों को, सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने भी रखा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने विपक्ष पर भी कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की क्या ऐसी मंशा है जो इस मुद्दे को बार बार उसको राजनीतिक रंग देकर देश के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उन्होंने 2010 में जब नीट का जो प्रावधान किया गया था उस पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि वो पहले ये बताए कि उनके सामने ऐसी क्या मजबूरियां थी जो उन्होंने इस तरीके का प्रावधान किया, क्योंकि इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने लगातार हंगामा, शोर शराबा किया। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को सदन में रखा और बाद में उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया। कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और कहा कि विपक्ष इसमें राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसमें उनकी कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर सरकार सजग है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है और मामला कोर्ट के सामने है। जी बिल्कुल, यहाँ मामला कोर्ट के सामने है। ऐसे में सरकार ने साफ किया कि उनका जो रवैया है वो पारदर्शी है, निष्पक्ष है। ऐसे में कोर्ट के फैसले का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो मिड डे प्राइम में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डी न्यूज, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकारों के निर्देश पर भी अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकान पर मालिक या स्टाफ का नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को और कहा है कि यहां पर दुकान जो मालिक है उन्हें अपना नाम उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। विकास, यहां पर अहम खबर आ रही है, इसको लेकर और क्या कुछ कोर्ट ने कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को यहां पर नोटिस जारी किया है और कहा है कि दुकान पर मालिक या स्टाफ का नाम उजागर करने के लिए आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। और फिलहाल इस पूरे मामले पर और क्या कुछ जानकारी है? विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, क्या कुछ और कहा कोर्ट ने? जो देखिए, जो इस स्थानीय पुलिस की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया था कि कांवड़ यात्रा में जितनी भी दुकानें पड़ती हैं उन पर दुकानों के ओनर का और स्टाफ का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए, इस नीति को चुनौती दी गई थी। इस निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अंतरिम आदेश के तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर बाध्य नहीं किया जा सकता किसी दुकानदार को कि वो अपना नाम, दुकान के नाम बाहर उसको स्पष्ट तौर पर लिखें। तो ये जो निर्देश थे खास तौर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस तरह के निर्देश
स्थानीय पुलिस द्वारा जारी किए गए थे उन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आप ये जरूर निर्देश दे सकते हैं कि जो खाने के लिए उपलब्ध चीजें हैं उनके बारे में जानकारी हो कि अब शाकाहारी भोजन है, मांसाहारी है, अगर है तो वो है, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। लेकिन किसी को अपना रिलीजियन या अपना नाम आइडेंटिफाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। शुक्रवार तक इन तीनों राज्यों को अपना जवाब देना है इस याचिका पर। यूपी, उत्तराखंड, एमपी और दिल्ली को भी इसमें पार्टी बनाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी कुछ रास्तों से होकर ये कांवड़ यात्रा जाती है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तार से सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने कि कहीं पर भी कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को इसके लिए पुलिस बाध्य नहीं करेगी कि वो अपना या अपने स्टाफ का नाम दुकान के बाहर उनको छापना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। क्योंकि ये यूपी पुलिस की तरफ से जो निर्देश आया था उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। कोर्ट ने इन सारी दलीलों को इन सारी चीजों को देखने के बाद फिलहाल इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। बिल्कुल, इसमें क्या कुछ तथ्य यहाँ पर सामने रखे गए दोनों ही पक्षों द्वारा? देखिए, याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि अगर इस तरह की नीति को या स्थानीय पुलिस के निर्देश को अलाउ किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से डिवीजन होगा समाज के भीतर। कोर्ट को ये भी कहा गया कि दशकों से कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार कांवड़ यात्रा चल रही है। क्या इतने पिछले दशकों में कभी इस तरह के सर्कुलर की जरूरत पड़ी? तो इस बार आखिर इस सर्कुलर की जरूरत क्यों पड़ी है? ये भी कहा गया कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कांवड़ यात्रियों को शाकाहारी भोजन मिले, साफ सुथरा खाना मिले। ये इस पर अगर कोई निर्देश आते हैं सरकार के तो उसका पूरी तरह स्वागत किया जाता है। लेकिन दुकानदार कौन है ये पहचान बताना अनिवार्य किए जाने से कहीं ना कहीं एक किसी वर्ग विशेष को या जाति विशेष को निशाना बनाया जा सकता है। उनका इकोनॉमिक एक तरीके से ये अलगाव जिसको कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन इससे शुरू हो सकता है। यही सारी दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया। तो कोर्ट ने भी इसमें प्रथम दृष्टया ये पाया कि इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और कोर्ट ने जब ऑर्डर आखिरी में लिखाया इंटरिम ऑर्डर, तो ये जरूर दोबारा कहा कि दुकानदार चाहें तो उनके यहाँ खाने की चीजें क्या उपलब्ध हैं उनको लेकर के जो जानकारी है वो उसको अपनी दुकान से बाहर दे सकते हैं, इसको सबको जानकारी इसकी दे सकते हैं। लेकिन नाम लिखने के लिए किसी भी दुकानदार को बाध्य नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार के जो आदेश था उस पर अंतरिम रोक यहाँ पर लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नीट यूजी परीक्षा की, जिसको लेकर अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा है कि एनटीए ने कोर्ट के आदेश के पालन में सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में गलती की है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई कि बिहार पुलिस के सामने दर्ज चारों बयानों से साफ है कि पेपर लीक 5 मई को परीक्षा होने से बहुत पहले ही हो गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि एक आरोपी अमित आनंद के बयान से लगता है कि पेपर के सवाल 4 मई की शाम को स्टूडेंट्स को नहीं मिले और आरोपी अमित आनंद सभी स्टूडेंट्स को एक जगह लाकर सवाल के जवाब रटाए जाने की बात कर रहा है। हालांकि इन दलीलों को सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि बिहार पुलिस को दिए गए 4 आरोपियों के बयानों से ऐसा लगता है कि सही जवाब छात्रों को 4 मई को शाम को याद कराए गए। इसका मतलब पेपर 4 मई से पहले ही लीक हो गया था। सीजीआई ने कहा कि आरोपी अनुराग यादव के बिहार पुलिस को दिए बयान से लगता है कि उसे पेपर 4 मई को मिल गया था। फिर भी हमें देखना है कि पेपर लीक क्या पटना, हजारीबाग तक ही सीमित था या लीक व्यापक स्तर पर हुई थी। इस मामले में अब भी सुनवाई जारी है। और मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई आगे बढ़ गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 30 तारीख को हो सकती है। दरअसल सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन पर स्टे है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने न्यायालय से मांग की कि रिपोर्ट बड़ी है, इसलिए 4 हफ्ते का समय दिया जाए, जिस पर उच्च न्यायालय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे हटने के बाद कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि भोजशाला परिसर में 98 दिन चले सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद लिफाफे में 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी। सर्वे में एएसआई की टीम को कई प्रमाण और अवशेष मिले हैं, जिन्हें करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
एएसआई की टीम ने सर्वे के दौरान फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी कराई थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में करीब 1000 साल पुराने भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक जांच सर्वेक्षण के साथ ही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण की समयबद्ध तरीके से कराने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कराने का निर्देश दिया था। दरअसल पूरा विवाद एएसआई के 2003 के आदेश को लेकर है, जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों में विवाद बढ़ने पर एएसआई ने आदेश जारी कर भोजशाला परिसर में प्रवेश को सीमित किया था। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन एएसआई का संरक्षित स्मारक है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध अब हटा दिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। नवंबर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया गया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाया गया था। आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक बात इंदौर की अदालत में चल रही थी, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी और इसी पर केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशों के विकास में आरएसएस के दिए योगदान पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी के बांग्लादेश से आए लोगों को शरण देने के बयान पर कहा कि ममता बनर्जी ने CAA का हमेशा विरोध किया है और आज वे इस तरह के बयान दे रही हैं। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबारों में भी ममता विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने CAA के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने CAA का हमेशा विरोध किया है।
साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेता संविधान की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार ममता सरकार के पास विदेश से आए लोगों को बसाने का अधिकार नहीं है। बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। आप ही केंद्र मंत्री नहीं है। दिस पावर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल। किसको नागरिकता देनी, किसको बसाना, किसको नहीं बसाना। और महाराष्ट्र के सांगली जिले में लगातार बारिश के कारण कृष्णा और वरना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है। सांगली के आसपास रहने वाले लोगों और प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक में अलमाटी और हिप्पारगा बांधों से पानी अधिक छोड़ा जा रहा है। वहीं नदी के किनारे बसे लोगों को वैकल्पिक स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कल से जगबूढ़ी नदी का जलस्तर कम हो गया है। जिले के अन्य नदियों के जलस्तर में भी कमी आई है। इससे कई जगहों पर बनी बाढ़ की स्थिति कम हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने रत्नागिरी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। समूचे ब्रिज मंडल में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। सोमवार तड़के ही शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। मथुरा के भूतेश्वर, कामेश्वर, चकलेश्वर और गोपेश्वर महादेव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने जलाभिषेक कर मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। मंदिरों में सुबह से ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तो मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। सावन का पहला सोमवार है, बेहद शुभ है। श्रावण मास के पहले सोमवार को आज अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला श्रावण मास है। मध्य रात्रि से ही अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगा कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में शामिल नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ सहित भोले शंकर के मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ है, जहां शिव के जयकारों के बीच भक्त दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर रहे हैं। इस बीच अयोध्या की सड़कों पर कांवड़ियों की बोले बम, डाक बम और हर हर महादेव की भी गूंज हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सावन का पहला सोमवार है। आज 2 बजे से पब्लिक की भीड़ यहाँ चल रही है। 2 बजे से स्नान शुरू हो गया और सब स्नान करके सारे दर्शनार्थी भोले बाबा नागेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस सावन महीना भोले बाबा शंकर जी को बहुत प्रिय महीना है और आज प्रिय दिन सोमवार भी है। ये लिए सब भक्तगण सरयू में स्नान करके और भोले बाबा नागेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं अयोध्या में। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, भोलेनाथ की कृपा से हम लोग का दर्शन बहुत बढ़िया हो गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत अच्छा दर्शन होगा और मैं उम्मीद करती हूँ जितने यात्री आए हुए हैं सबका बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है। व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हुई हैं और पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन जितनी जब इतनी व्यवस्था अब है उतनी व्यवस्था पहले नहीं थी। और चित्रकूट में सावन माह के प्रथम सोमवार पर लाखों शिव भक्त रामघाट स्थित मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि सृष्टि रचना पूर्व भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ कर शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना किया। तीसरा शिवलिंग अत्रि मुनि द्वारा और चौथा शिवलिंग सांडिल्य ऋषि ने स्थापित किया। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी जलहरी में 4 शिवलिंग स्थापित हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं।
जो कठिन समय है उसको भी नष्ट करने वाले हैं भोलेनाथ भगवान शिव। भोलेनाथ शिव जो हैं वो भक्तों के प्रति सदैव उदार चित्त रहते हैं। उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, जबकि वह ऐसे देवता हैं कि जल मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये चित्रकूट के अधिपति महाराजा अधिराज श्रीमद गजेंद्रनाथ सरकार का मंदिर है। यहाँ पर एक वेदी में 4 शिवलिंग विराजित हैं जो अलग अलग देवताओं के द्वारा स्थापित है। यहाँ पर के पूजा करने वाले जीव को जीव की सभी कामनाएं पूरी करते हैं। 4 शिवलिंग क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। जो जीव जैसी भावना लेकर के इनकी शरण में आता है, भगवान उनकी कामना पूरी करते हैं। तो देश भर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।